अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र और नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। हिंदुस्तान में गर्मा का मौसम उरूज पे है और ऐसा लगता है कि पूरी गर्मी की शिद्दत तेलंगाना में बढ़ती जा रही है। मर्क्यूरी अपनी उरूज को पहुंच रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वादों का वक्त ख़त्म हो गया है और लोग सड़कों पे आने के लिए बेचैन हैं। तेलंगाना हुकूमत ने आरटीसी मुलाजिमीन से कुछ वादे किए थे, लेकिन शायद वो वादे का जो सब्र का पैमाना था वो ख़त्म हो गया है। इसीलिए तेलंगाना के आरटीसी मुलाजिमीन ने ख़ुदकुशी को भी तरजीह देना शुरू कर दिया है। 2 लोग या 3 लोग आज अस्पतालों में हैं और कभी भी उनकी जान जा सकती है। एक ड्राइवर की जान जा चुकी है और कब ये एहतजाज सड़कों पे आता है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा है। सियासी लीडर का भाई हो, भतीजा हो, चिचा हो, रिश्तेदार हो, जो भी हो, वो आजकल ज़मीनों में और बिल्डिंगों में या ज़मीनों को और बिल्डिंगों को बटोरने में मसरूफ़ हैं। कहीं पर भी रिश्वत आम होती चली जा रही है और ख़ास तौर पे सफ़ेद कपड़े पहनने वाले जो लोग हैं वो कहीं पर भी रुकते नज़र नहीं आ रहे। इसीलिए शायद हो सकता है कि सरकारी मुलाजिमीन की ये बप्ता है कि लोग जिस तरीके से ये लोग जिस तरह कमा रहे हैं वो हमारे आरटीसी को खसारे में बताकर अपनी तो मनमानी कर रहे हैं, लेकिन सरकारी मुलाजिमीन की जो मुतालबात है, जिसका वादा किया गया था, वो अब वो कहीं पर भी हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आरटीसी मुलाजिमीन हैं, टीचर्स की, फिर उसके बाद टीचर्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सरकारी मुलाजिमीन काम करते हैं, चाहे वो सरकारी तौर पे हों या आउटसोर्सिंग के उस पे हों, अगर हम देखेंगे तो। लेकिन आरटीसी बस की अगर बात करेंगे या आरटीसी हड़ताल की बात करेंगे तो तकरीबन 85 से 90% बसेस ऐसे हैं जो आज आरटीसी बस डिपोज में ही हैं और 10-15% ही सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। अब ये स्लोगन चलने वाला नहीं है कि पैसा नहीं है, केसीआर ने पैसा खा लिया है या पिछली हुकूमत ने पैसा खा लिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लोग ये बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर हम आरटीसी की ही बात करेंगे तो आरटीसी में तकरीबन 9000 बसें हैं जो तेलंगाना की सड़कों पर दौड़ते हैं। 38,000 मुलाजिमीन हैं जो इसमें काम करते हैं और ये कहा जा रहा है कि 17,000 और मुलाजिमीन दरकार हैं ताकि आरटीसी की कारकर्दगी को बेहतर बनाने या बल्कि आसान बनाने के ऊपर, तो 38,000 मुलाजिमीन के ऊपर यह है कि जो काम का बोझ बढ़ रहा है उसकी वजह से वो लोग वहाँ पे परेशान हैं। आरटीसी मुलाजिमीन की अगर हम बात करेंगे तो 2021 के पे स्केल की उनकी मांग थी और जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था। 2025 पे रिवीजन के ऊपर वो लोग इसरार कर रहे थे, जो उसका भी कहीं ना कहीं उससे भी माना गया था, लेकिन वो नहीं हो रहा है। देखा गया तो 2019 में भी आरटीसी मुलाजिमीन ने 52 दिन की स्ट्राइक की थी जब केसीआर चीफ मिनिस्टर थे और बीआरएस हुकूमत यहाँ पर तेलंगाना में कायम थी। उस वक्त भी इनसे वादा किया गया था, लेकिन वो कभी भी नहीं हुआ। केसीआर के ज़माने में इलेक्शन को करीब देखते हुए एक मर्जर की बात आई थी जिसमें ये कहा गया था कि आरटीसी को सरकार में ज़म कर दिया जाएगा, लेकिन वो भी कारआमद नहीं हुआ। इलेक्शन के बाद वो बात भी वहाँ पे रुक गई है। कांग्रेस ने भी इसका मुतालबा किया था, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से भी कोई चीज़ नहीं होने को आज मुलाजिमीन आरटीसी के मुलाजिमीन सुसाइड को भी अब तरजीह देना शुरू किए हैं। ये चीज़ बढ़ती गई तो फिर ये एहतजाज सड़कों पर आ जाएगा। आरटीसी के बाद ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और टीचर्स यूनियन भी कहीं ना कहीं अपना ये जहन बना रहे हैं कि वो आकर फिर से स्ट्राइक करने को तरजीह देने पसंद करेंगे। वैसे और एक स्ट्राइक चल रही सरकारी मुलाजिमीन की, वो हाफ डे स्ट्राइक है, लेकिन यहाँ आरटीसी के मामले में ये है कि जो ख़वातीन को फ्री सफ़र की जो सब्सिडी दी गई है, जो रियायत दी गई है 6 गारंटीज़ में से, उसके ऊपर 400 करोड़ का बोझ ज़्यादा आरटीसी पे पड़ा है। ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग बजट की अगर हम बात करेंगे तो 9,000 करोड़ के करीब फाइनेंशियल बर्डन है और अगर आरटीसी को सरकार में ज़म कर दिया जाता है तो हर महीना 500 करोड़ का बोझ सरकारी ख़जाने पे आ सकता है। पैसे नहीं है का जो रोना है वो अब केसीआर से हटकर भी अगर देखा गया तो जो ईरान की जंग हो रही है
उससे भी कहीं ना कहीं जोड़ा जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि मरकज़ी हुकूमत फिल वक्त इलेक्शनियरिंग में मसरूफ़ है, कैंपेन में मसरूफ़ है, कहीं ममता बनर्जी को गिराने में मसरूफ़ है तो कहीं मुसलमान के ऊपर तानाकशी करने पे मसरूफ़ है। लेकिन ईरान जंग के बाद से अब इलेक्शन जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि 10 मई के बाद कभी भी सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा किया जाएगा। इजाफ़ा करना अब एक तरफ अपनी जगह है, लेकिन पेट्रोल डीज़ल गैस के साथ साथ जो इससे मुंसलिक जो कारोबार हैं उन सब की जब रकम बढ़ने लगेगी तो फिर इफ़रात ज़र का जो हाल होने वाला है वो हिंदुस्तानियों को कहीं ना कहीं उनकी कमर तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा नज़र में आएगा। शुरू से मैंने अपने प्रोग्राम में 2 महीने पहले से ये कहा कि मुस्तकबिल की तैयारी करनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग ख़ास तौर पे मुसलमानों में नहीं होने की वजह से आगे चल के वक्त और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। ये बात की निशानदही की गई थी, लेकिन किस हद तक कामयाब हुई है, कितने लोगों ने अमल किया है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। एक ऐसा आदमी जो घंटे में 4 बार अपनी राय बदलता है, वो बैठ के पूरी दुनिया को एक तरीके से परेशानी के आलम में डाल दिया है। उसी के साथ ही उसका बगल बच्चा है जो नेतन्याहू के नाम से मशहूर है, वो भी पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है। इसी बगल बच्चे की गलत बयानी की वजह से, हालांकि ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के 3 सदूर ने ईरान पे हमले को या इजराइल की बात मानकर ईरान पे हमला करने को जो फैसला था उसको नफ़ी में बदला था। लेकिन अमेरिका का फिल वक्त का मौजूदा सदर जो है, जिसकी बात का कोई भरोसा नहीं कर सकते, उसने ईरान में अपनी जंग में अब बढ़ चढ़ के हिस्सा तो लिया है। अब किस तरह वापस आना है उसे खुद को ही वो परेशान है। अब बगल अमेरिका का सदर है, ज़िम्मेदार ओहदे पर फायज़ है, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर अपना नज़ला निकालना, जबकि हिंदुस्तान जो कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का बहुत बड़ा अहम रुकन रहा था, और अब के बीजेपी की फिल वक्त की बीजेपी की फ़ौरन नाकाम या नाक़िस फ़ॉरेन पॉलिसी की वजह से आज हिंदुस्तान भी अमेरिका के बगल बच्चे से कुछ कम नहीं रहा। जब बगल बच्चा आता है तो मोदी साहब जाके ट्रंप के गले पड़ जाते थे, लेकिन ट्रंप आज ये कहने पर बल्कि फ़ख्रिया तौर पे ये कह रहा है कि हिंदुस्तान एक हेल होल की तरह है। मतलब हिंदुस्तानियों के ऊपर, जबकि बारक ओबामा को ही अगर देखेंगे तो बारक ओबामा ने ये कहा था कि हिंदुस्तान के जहन जो हैं वो बहुत ही मुफीद, कारामद और अमेरिकी माइशत के लिए काफ़ी कारामद साबित हुए हैं। लेकिन आज का सदर जो है, जिसके गले मोदी साहब पढ़ते रहते हैं, वो कहता है कि हिंदुस्तान एक हेल होल है। ये बात अपनी जगह है। हम अमेरिका से मोहब्बत में या इज़राइल को फादरलैंड कहने की मोहब्बत में हमने कंसेशन में रशिया से पेट्रोल हासिल करने की अपनी जो रियायत हमें मिलती थी उससे हमारे को हाथ धोना पड़ा। ईरान जो कि सदियों से हिंदुस्तान का दोस्त था, उसको हम कहीं ना कहीं उनको भी हम तकलीफ़ देने में कारामद साबित हुए। तो ऐसी ही फ़ॉरेन पॉलिसी की वजह से आज हिंदुस्तान को जो प्रॉब्लम होने लगेगा, यकीनन ईरान को फ़ायदा होगा कि हुर्मुज़ के रास्ते से जो भी कश्ती गुजरेगी वो टोल देकर ईरान को तो मजबूत कर सकती है, लेकिन टोल देकर हमारे पास जो आने वाला है वो 140 करोड़ अवाम, या ये कहूँगा कि 41 करोड़ जो कारें हैं हिंदुस्तान में दौड़ती हुई, उन सब के ऊपर पेट्रोल का बोझ लाजमी तौर पर गिरने वाला है, और वो भी बरक़ी की तरह गिरने वाला है कि एक बिजली की तरह गिरेगा, जो कि हर आदमी को इफ़रात ज़र के चुंगल में फंसाते चले जाएगा। अमेरिकी सदर के एक फ़ैसले से पूरी दुनिया में ये चीज़ हो गई है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि चूँकि बंगाल का इलेक्शन होने से, आसाम का इलेक्शन होने से, जहाँ पर ममता बनर्जी अपने 92% वोटिंग की वजह से, ये कहा जाता है कि जब वोट ज़्यादा पड़ते हैं तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि टीएमसी हो या बीजेपी हो, दोनों अपनी कामयाबी का दावा कर रहे हैं। मगर पेट्रोल, डीज़ल, गैस, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, कारपेट्स, कपड़े, जूते, चप्पल, पॉलिएस्टर से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे चीज़ों के जब दाम बढ़ेंगे तो फिर इसका खामियाजा मरकज़ी हुकूमत को ही भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा एक और नाकाम कोशिश हुई थी गुज़िश्ता हफ्ते,
वो थी वुमेन्स रिजर्वेशन के नाम पर डीलिमिटेशन को बिल लाने की एक कोशिश हो रही थी। वुमेन्स रिजर्वेशन की बिल 2023 में ही मंजूर हो चुकी थी। अगर उसे लाया जाता तो वो कारामद होकर बिल साबित भी हो सकती थी, लेकिन ये मसला ये आया कि 544 में अगर 33% रिजर्वेशन चले जाते हैं तो तकरीबन 125 से 150 के करीब सीट्स अगर ख़वातीन के लिए रिज़र्व महफूज हो जाती हैं तो फिर जो लोग आज उस पर बैठे हुए हैं वो लोग परेशान हो जाएंगे। तो हुकूमत ने, मरकज़ी हुकूमत ने या मोदी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि डीलिमिटेशन के बिल को ख़वातीन बिल के साथ मिलाकर ऐसा लाया जाए कि 850 सीटों में की पार्लियामेंट हो जाएगी हिंदुस्तान में, और साउथ इंडिया का सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। साउथ इंडिया की अगर देखेंगे तो 122 सीट या 150 सीट तक ख़त्म कर देने की बात हो रही थी, जबकि यूपी और बिहार दो को मिलाए तो ही 200 सीट के करीब वो दो रियासतों में हो जाने वाले थे। हिंदी हार्टलैंड जिसे कहा जाता है या काओ बेल्ट जिसे कहा जाता है, जहाँ पे बीजेपी काफ़ी ताकतवर नज़र आ रही है, वहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये एहसास हो रहा है कि अब मुस्लिम दुश्मनी से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमारे परेशानी हमारे को ही झेलना है। हमारे जेब में जो नोट नहीं है वो इसी वोट के वजह से ही है, जो वोट डाल के हम बीजेपी को जिताए। आज बीजेपी की वजह से हमारे जेब में नोट ना होना भी बीजेपी की वजह से है। ये हिंदी हार्टलैंड में हो या काओ बेल्ट में हो या शुमाली हिंद की बात करेंगे तो वहाँ पर भी ये एहसास कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में ये एहसास पाया जा रहा है, और ये जब पेवस्त हो जाएगा दिल में तो फिर इसका खुमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए बीजेपी डीलिमिटेशन का बिल ख़वातीन बिल को मिलाकर या ख़वातीन बिल की आड़ में डीलिमिटेशन का ला रही थी, ताकि ऐसी पार्लियामेंट के हुदूद को ऐसा मोड़ा जाए जिससे कि फ़ौरन इमीडिएट बीजेपी को फ़ायदा हो जाए और मुसलमानों की जो सियासी वोट की जो ताकत है उसको बिल्कुल चिकनाचूर करके अब बिल्कुल उसे गैर अहम करार देते हुए ये कोशिश हो रही थी। लेकिन ये बिल नाकाम हो गया है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो होता है मंजूर खुदा होता है, लेकिन आज भी मनसूबाबंदी, हमारी अगली मनसूबाबंदी आज ही अगर हम तैयार करेंगे तो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ सियासी हालात पर भी नज़र रख के, बल्कि जनरल नॉलेज के लिए जो किताबें पढ़ी जाती थी स्कूल में या पढ़ाए जाते थे या आईएएस सिविल सर्विसेज कहते पढ़ाए जाते हैं, वो मुसलमानों में जिसका फुक़दान है वो अगर आम होता है तो लोग समझ सकते हैं। वरना टीसीएस की जिस तरह जो वर्कर्स थे उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया कि वहाँ पे कॉरपोरेट जिहाद का नाम दिया जा रहा है, ऐसे हालात पर काबू पाने के लिए हम जब तक आगे पिछले जो हिंदुस्तान में हो रहे हैं इक़दाम उससे अगर हम वाकिफ़ नहीं रहेंगे तो हम इसका काउंटर नहीं कर सकते। निदा खान हो या अतार हो या ऐसे बहुत सारे लोग हों, आईटी का जो बूम शुरू हुआ था, जब मुसलमानों ने आईटी को जब पहले ही थाम लिया था, आज जो लोग बड़े ओहदों पर चले जा रहे हैं या आईटी में कुछ ना कुछ अपना नाम बना रहे हैं, तो वहाँ से भी मुसलमानों को ख़त्म करने की एक नई गहरी भगवा साजिश हो रही है, जो जिसको लेके कॉरपोरेट जिहाद का नाम दिया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हालात अभी भी हमारे कंट्रोल में हैं। अगर हम अपने आप से इंसाफ करना या अपने हम वतनों के साथ अगर अच्छा सलूक करते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर से हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का नारा बुलंद होगा, और ये जो बीजेपी के जो मकरू टोला है उनकी निस्त नाबूद होना वो लोगों का तय नज़र आ रहा है। बहरहाल हालात पे नज़र रखना है, सियासी हालात की तब्दीलियों पे और माशी हालात की तब्दीलियों पे, दुनिया में होने वाले हालात हों या मुल्क में होने वाले हालात हों या रियासत में होने वाले हालात हों, हर हालात पे हमें अपने आप को आगाह रखते हुए साबित क़दमी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ही मैं समझता हूँ कि हम हर चीज़ का काउंटर कर सकते हैं। वरना हम यहाँ पे अगर नाकाम होते हैं तो फिर 25 साल तक कोई ऐसी सूरत नहीं आ रही है जहाँ पे हम कामयाब हो सकते हैं। बहरहाल आपके हाथ में है, आपके इक़दाम से ही अपना मुस्तक़बिल आप संवार सकते हैं। सोचिए, समझिए और क़दम उठाइए। बहरहाल इसी प्रोग्राम के साथ मैं यहीं पे प्रोग्राम को ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप
सोच समझकर अपना आइंदा का मुस्तकबिल का लाए अमल तैयार करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।